अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल। आज हम पढ़ने लगे हैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। आसान चैप्टर है और नॉर्मल ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, छोड़ने का क्वेश्चन आ जाता होता है। तो बग़ैर किसी टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन आसान ही है। अब इसमें पहले तो आप जब पढ़ेंगे ना, उससे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ने लगे हैं एक्स्ट्रा, जो पंजाब की बुक में या फेडरल की बुक में नहीं लिखी, लेकिन आप लोगों ने पहले वो पढ़ रखी हैं सारी। पहले आता है, उसमें सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या चीज़ है? अब नाम तो आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा, आप थ्रस्ट या थ्रस्ट इस तरह। तो असल में कोई भी जब ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस, मिसाल के तौर पर अगर ये लिक्विड है ना, तो इसके ऊपर ये लिक्विड का सरफेस मतलब एक सतह है, इस पर कोई भी एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो इसके साथ कांटेक्ट में आती है, इसके सरफेस के साथ, लिक्विड के, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आती है। तो ऐसी सूरत में लिक्विड जो है वो एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फोर्स इस पर एग्जर्ट करता है, और इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। ये तो सादा। अब ये कुछ चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम फ्लूइड, एक तो फ्लूइड होता क्या है, हर वो चीज़ जो मूव करने की काबिलियत रखती हो, उसमें गैसेस और लिक्विड्स आते हैं, सॉलिड नहीं आता। और डायनेमिक्स की बात है कि हम इनके मोशन को इनकी रीज़न के साथ समझेंगे, तो इसलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। और थ्रस्ट के लिए आपका फार्मूला हो सकता है कि थ्रस्ट इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। आप लोगों ने वो पढ़ रखा है फार्मूला कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स ओवर एरिया। ये तो फार्मूला पढ़ा है ना, P इज इक्वल टू F ओवर A। तो जब ये फार्मूला इधर से ही, ये जो F है ये ही थ्रस्ट है, तो इसी से निकलता है कि थ्रस्ट इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। ये तो हमने देख लिया कि थ्रस्ट की जो हम बात कर रहे थे। इसके बाद पैस्कल्स लॉ आता है, ये हमने 9th के अंदर पढ़ा था, पैस्कल्स लॉ। असल में ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अक्सर इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो असल में है तो ये फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड है ना, तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पैस्कल लॉ कहता है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड, मैं बस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिखूँगा नहीं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा जी, होगा क्या कि अब यहाँ पर कोई भी लिक्विड, ये है ना हमारे पास कंटेनर है, इसमें पानी अंदर पड़ा हुआ है, मतलब पानी या कोई भी लिक्विड है, कोई भी चीज़। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट पर यह हम स्क्वायर बना लेते हैं सर्कल की बजाय, आसानी रहेगी। देखें, ये है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पर स्टोक्स लॉ, वो पैस्कल्स लॉ क्या कहता है कि इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड का, लिक्विड जो है ना वो इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा और वो हर पॉइंट पर सेम होगा, ये बोलता है, और हर डायरेक्शन में वो प्रेशर इक्वल होगा, ये बोलता है जी आपका पैस्कल्स लॉ। और हमने 9th में भी पढ़ा था कि इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक प्रेस और इन सब चीज़ों के अंदर होता है। इसके लिए एक जो रिलेशन था वो था F1 ओवर F2 इक्वल्स टू A1 बाय A2। अब ये तो आप लोग, ये असल में निकलता उसी से है, P इज इक्वल टू F ओवर A से, तो आप उसे इसको कर सकते हैं। असल में होगा क्या कि P1 इक्वल्स टू P2 होगा ना, तो F1 ओवर A1 इक्वल्स टू F2 ओवर A2 आएगा। तो आप यहाँ से F1 बाई F2 इक्वल्स टू A1 बाई A2, वो ये चीज़ इसी से बनती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वैसे इसका बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन और पढ़ भी रखा है पहले बच्चों ने, तो इसलिए इसको कम से कम सुनना ज़रूरी है। वो कहता है कि जब भी कोई बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन एवर अ बॉडी और इज़ प्लेस्ड या पार्शली और फुली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, कि यानी देखो कि हमारे पास यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक ऐसा लिक्विड का कंटेनर है, कोई भी है, ठीक है,
इसके अंदर जब भी कोई बॉडी या तो वो पार्शली सबमर्ज्ड हो, एक ऐसा केस हो सकता है कि थोड़ी सी वो उसके अंदर हो और बाकी लिक्विड से बाहर हो, या एक दूसरा केस हो सकता है ऐसे कि बॉडी पूरी तरह से उसके अंदर सबमर्ज्ड हो लिक्विड के अंदर। ये दोनों केस हो सकते हैं। तो वो कहता है कि जब भी बॉडी या तो पार्शली सबमर्ज्ड हो या फुली सबमर्ज्ड हो लिक्विड के अंदर, तो उस बॉडी पर एक फोर्स एग्जर्ट होती है लिक्विड से। ये बॉडी जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और वो किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी अब इसके अंदर इतना हिस्सा, ये जितना भी है, ये बॉडी जब इसके अंदर सबमर्ज हुई है तो बॉडी ने वाटर या जो भी लिक्विड है, आप हमने जो भी लिया है यहाँ पर, वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब जितना उस लिक्विड वो जो डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के वेट जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एक मिनट, लिक्विड डिस्प्लेस्ड उसके इक्वल फोर्स जितना इसने इस बॉडी ने उस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, जो उसको हटा के वो खुद आया है उस जगह पर, उसको उतनी उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट जितनी फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। और वही केस यहाँ पर भी है। तो इस ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसी की बेस पर आगे शिप्स भी और वो दूसरी चीज़ें भी, शिप्स वगैरह इसी की बेस पर काम करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और आती है कि बायोएंसी जिसको कहते हैं, बायोएंसी कह लो, बायोएंसी कह लो, अब जो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माजरत, ठीक है। और इसका असल में ये क्या चीज़ है, हमने जो अब थ्रस्ट की बात की थी या थ्रस्ट बोला था ना, वो थ्रस्ट इसी को कहते हैं। ये जो बायोएंसी है, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, हमने बात की थी कि जब बॉडी उसके अंदर लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आती है तो बॉडी या तो पार्शली सबमर्ज्ड होगी या फुली सबमर्ज्ड होगी। तो जब वो सबमर्ज होगी बॉडी, तो वो जो थ्रस्ट जो शुरू में बात की थी फोर्स बॉडी पे लगती है, उस थ्रस्ट को बायोएंसी ही कहते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है। लेकिन इसका ना, और अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर बायोएंसी ऑफ लिक्विड उस बॉडी पर एक्ट करती है, कि मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास है और ये बॉडी इसके अंदर पार्शली सबमर्ज्ड है, इस पॉइंट पर जहाँ पर बायोएंसी ऑफ लिक्विड वो जो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ बायोएंसी, ठीक है। इसको आप सेंटर ऑफ बायोएंसी कह सकते हैं या सेंटर ऑफ फ्लोटेशन भी कह सकते हैं, वो इसी का नाम है। अब इसके लिए लेकिन एक हम पढ़ेंगे, इसके लिए एक फार्मूला ये भी है, B फॉर बायोएंसी इक्वल्स टू VP इंटू G। सॉरी, P लिख दिया, रो है ये, रो, ठीक है। V वॉल्यूम, ये रो यानी डेंसिटी, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है। तो ये बायोएंसी का फॉर्मूला है। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी एक चीज़ है इसी के साथ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसमें कोई हैवी या मुश्किल चीज़ नहीं है, सीधी सीधी बात है। इसमें 3 केसेस आते हैं। एक केस ये, एक केस है ये, और एक केस है ये। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि W है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो W प्राइम है वो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इसमें ये 3 की टोटल केसेस बनते हैं, एक ये और ये। अब पहला ये जो केस मैंने लिखा है, या हम इससे शुरू करते हैं कि जब वेट बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो था उसके वेट से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी, जाहिर सी बात है। अब इसका यहाँ पर इसी डायग्राम से हम समझते हैं कि अगर इधर ये देखो कि अगर जो हमने बॉडी डाली है, जो भी ऑब्जेक्ट है,
उसका वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट से ज़्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी पहले ही बात की थी कि बॉडी पे उतनी ही फोर्स लगती है जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करती है। अब अगर डिस्प्लेस जो लिक्विड है उसका वेट कम है बॉडी के वेट से, तो उस पर फोर्स भी कम लगेगी। अब जब फोर्स कम लगेगी तो बॉडी सिंक कर जाएगी। इस केस में बॉडी सिंक कर जाती है, बॉडी डूब जाती है। अब इसी में इसके साथ दूसरा केस है कि वेट जो है वो जो बॉडी या ऑब्जेक्ट का वेट है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है। अब इसके अंदर अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी फ्लोट करेगी मगर फुली सबमर्ज्ड होगी। अब समझ लें कि बॉडी ने ऊपर तैरना ही है, नीचे नहीं जाएगी, डूबेगी नहीं, तैरेगी ही, लेकिन आपको ऊपर बिल्कुल वो ना होगी पूरी तरह से पानी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बॉडी डूब जाएगी, बॉडी होगी ऊपर ही मगर वो पानी के अंदर होगी। ऐसे अगर ये ना पानी की सतह है, ये हाथ मेरा, तो बॉडी बिल्कुल इधर इधर होगी, पानी से ऊपर नहीं होगी, पूरी तरह से सबमर्ज्ड होगी मगर वो फ्लोट करेगी। इधर लिख देते फ्लोट्स बट फुली सबमर्ज्ड। ये इस केस के लिए, ठीक है। अब आखिरी केस है कि बॉडी का जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है कोई भी, उसको यहाँ पर हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट डाला है उसने जो वाटर या लिक्विड जो भी डिस्प्लेस किया है तो उससे उसका वेट कम होगा। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है वेट कम होगा, वेट जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा है। अब जब फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी करेगी फ्लोट, मगर इसमें बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी। इसमें क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड बट फ्लोट्स। ये हमारे पास 3 इसके केसेस है। ये कुछ बातें थी एक्स्ट्रा जो हमने करनी थी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जाने लगे हैं जो हमारा वैसे बुक के अंदर चैप्टर है, उससे हम अब बात करने लगे हैं कि विस्कोसिटी और ये स्टोक्स लॉ वगैरह की बात हम करते हैं भी यहाँ पर। अब असल में विस्कोसिटी क्या होता है, इसमें देखें, अब ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, 9th में भी हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की हुई है। जब भी दो चीज़ें या दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं जब भी, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, और फ्रिक्शन क्योंकि अपोजिंग फोर्स है तो वो उसके मोशन को रोकती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। अब ऐसा ही, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने सॉलिड्स के केसेस में पढ़ा था। सेम केस है लिक्विड्स में या फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है लिक्विड या गैसेस, ऐसा फ्लूइड्स में भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। इसमें जो आपकी फ्लूइड है ना, अब फ्लूइड जो होता है वो ऐसा नहीं है, वो लेयर्स की सूरत में मूव करता है हमेशा, फ्लूइड लेयर्स की सूरत में, ठीक है। अब फ्लूइड में जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का वो ये होता है कि लेयर्स के दरमियान आपस में, अब वैसे तो यहाँ पर आपको देखने में दूर दूर नज़र आ रही है लेकिन असल में तो बिल्कुल पास होती हैं। तो इन लेयर्स के दरमियान चूँकि एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में आती हैं या टकराती हैं, ऐसा बिल्कुल पास होती हैं, तो इनके दरमियान भी एक फ्रिक्शन पैदा होती है, और उसको हम कहते हैं, उस फ्रिक्शनल फोर्स को या ये जो अपोजिंग फोर्स हो रही है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब इसमें देखो, ये जो है ना, ये विस्कोसिटी ये बॉडी को मूव नहीं करने देगी। असल में वो जो फ्लूइड है, बॉडी सॉरी कह दिया, फ्लूइड को मूव नहीं करने देगी। फ्लूइड मूव करता है इन लेयर्स की वजह से, लेयर्स आगे जा रही हैं। अब जब चूंकि उनके दरमियान में फ्रिक्शन हो रही है, ये जो विस्कोसिटी है ये एक दूसरे को, मैंने अभी कहा था अपोजिंग फोर्स है, ये अपोज करती है इनके मोशन को, तो इस वजह से फ्लूइड को मोशन में मुश्किल होती है। अब आप इनकी एग्जांपल है, ये तो हमारी बात हुई ना विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का हमारे पास एक फार्मूला भी है, ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं ईटा, ये ग्रीक लेटर है ईटा, ठीक है। अब असल में अब आगे जाके फार्मूला लिखते हैं। ये तो हमने की विस्कोसिटी की बात।
इसी के अंदर हमारे पास एक और बात ये आती है, इसमें दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। अब अक्सर आपने देखे होंगे, एक होता है कि वाटर है, ठीक है। अब वाटर आप किसी जग से ग्लास में डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं या आप कहीं भी, तो आप जो पानी है आसानी से मूव कर लेता है, ऐसा ही है। कहीं ऐसा नहीं है कि पानी को बहुत मुश्किल हो रही है। तो उसका वाटर का जो विस्कोसिटी है, यानी ये जो ईटा है ना, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसका ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है लो, जो आसानी से मूव करता है। अब इसी के बरक्स जब आप देखते हैं टार क्या होता है, ये जो लुक जिसे कहते हैं, जो यहाँ पर हम डालते हैं ना सड़क वगैरह बनाने में, ब्लैक कलर का लिक्विड है, स्टिकी लिक्विड, आपने देखा होगा वो। या उसी के बजाय प्योर हनी की बात कर रहा हूँ, प्योर, ये फारिग हनी नहीं है, वो तो ख़राब होता है ना। जो प्योर हनी है, प्योर हनी जो बिल्कुल छत्ते से निकला होता है, वो इतना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा होता है कि अगर आपने उसको किसी प्लेट में डाला हुआ है, आप प्लेट को उल्टा भी यूँ कर ऐसे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दें कि अब वो पानी होगा तो वो तो फ़ौरन गिर जाएगा, लेकिन आप वो इतना गाढ़ा और उसकी इतनी हाई विस्कोसिटी होती है कि आप प्लेट को ऐसे भी कर दें तो वो बहुत मुश्किल से गिरेगा, बहुत मुश्किल से। तो उसकी विस्कोसिटी जो है प्योर हनी की, उसकी विस्कोसिटी वो है ज़्यादा हाई। अब चूँकि हमने बात की थी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा, वो मूव नहीं कर सकेगा, तो इसलिए प्योर हनी और वो टार वगैरह इसके एग्जांपल में आते हैं। इसी के बजाय वाटर है, इसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन या ये विस्कोसिटी कम है, तो इस वजह से ये आसानी से मूव कर जाता है। अब इसी के साथ एक और केस आता है विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स का। अब ये क्या चीज़ होती है, हम आर्टिफिशियली कुछ ऐसे फ्लूइड्स तैयार करते हैं जो कि जिन पर ना विस्कोसिटी चेंज ना हो। अब असल में होता इस तरह है कि विस्कोसिटी का ना इससे पहले एक बात मैं आपको समझाऊं। विस्कोसिटी का लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी जो है, मैं ईटा लिखता हूँ इसको, सॉरी, ईटा, इसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और गैसेस के लिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये होगा कैसे, पहले इस बात को समझते हैं। लिक्विड्स में आपको पता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं। जब हम टेम्परेचर अब पास होंगे तो फ्रिक्शन होगी ज़्यादा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड्स में तो मॉलिक्यूल्स होंगे दूर। जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो उनके दरमियान की फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो इस वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है लिक्विड्स में। गैसेस में इसका उल्टा काम है। अब ऐसा क्यों? गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले ही दूर हैं, उनमें वैसे ही फ्रिक्शन या ये विस्कोसिटी कम होती है। जब हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस में एक ऐसा काम होता है कि मॉलिक्यूल्स तेज़ हो जाते हैं। अब लिक्विड्स में भी उनमें एनर्जी बढ़ रही है, तेज़ हो जाएंगे, मोशन उनकी तेज़ हो जाएगी, मगर उससे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। गैसेस में मॉलिक्यूल्स पहले ही दूर हैं। जब उनकी स्पीड बढ़ती है तो वो आपस में टकराने लग पड़ते हैं। अब आपस में ज़्यादा टकराव हो रहा है, इस वजह से उसमें फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है। ये तो हमने बात की लिक्विड्स और इसकी। इसी से रिलेटेड यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड बात विस्कोस्टैटिक फ्लूइड की करेंगे। वो फ्लूइड जिन पर हम टेम्परेचर चेंज भी करें तो उनमें कोई फ़र्क ना पड़े, अब उन्हें कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कोई 10,000 टेम्परेचर कर दो, आप कहो कि इस पे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, जब आप टेम्परेचर चेंज करो बट ओवर अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर उसमें आप रख के उसको एक हद में रख के आप उसका टेम्परेचर चेंज करें, कम करें या ज़्यादा करें, तो उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, उसे कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। उसकी विस्कोसिटी में ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब इसके लिए आता है गाड़ियों का ये मोबिल ऑयल, ये जो आपने देखे होंगे मोबिल ऑयल गाड़ियों में जो डलता है। अब इसमें क्या होता है, चूँकि इसने गाड़ी के अंदर डलना है, इंजन को ये लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ होता है, इंजन के अंदर कंबशन वगैरह होती है, हीट बढ़ती है। अब अगर उसकी ये विस्कोस्टैटिक ना बनाया जाए तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से क्या होगा कि अगर वो आम सादा हो तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो लुब्रिकेट सही नहीं कर पाएगा।
और इसी की बजाय इसलिए हम यहाँ पर विस्कोस्टैटिक फ्लूइड बनाते हैं, मोबाइल ऑयल बनाते हैं, जो कि अगर उसका इंजन में कंबशन की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये हमारी कोई बात थी। अब इसी से आगे ड्रैग फोर्स की बात करते हैं। असल में जो हम बात करते हैं ना, और अब वैसे तो आप कहोगे कि यार ये कैसे फ्रिक्शन, अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब तेज़ गाड़ी चल रही होती है तो आप उसमें से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपके बाजू पर या हाथ पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ती है, ठीक है, एक उसको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, उसको ही कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है? वो फोर्स बॉडी की कह रहा हूँ सॉरी, ऐसी फोर्स जब आप लिक्विड या किसी फ्लूइड में से मूव कर रहे हो और उसको अपोज करने के लिए उस फ्लूइड में, अगर आप देखें मतलब हम किसी फ्लूइड से मूव कर रहे हैं, फ्लूइड में से कोई बॉडी मूव कर रही है, उस पर जो फ्लूइड अपोजिंग फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से आता है, स्टोक्स लॉ से। अब स्टोक्स लॉ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये हर जगह नहीं लगता। स्टोक्स लॉ लगता है सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा ये लगता है कि इसमें स्टोक्स लॉ की एक तो कंडीशन है ना कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरी इसकी कंडीशन है कि लो स्पीड हो। अब इन कंडीशंस को नज़र में रखते हुए स्टोक्स लॉ को से हमने एक फार्मूला बनाया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और वो है FD = 6 पाई ईटा RV, ठीक है। अब यहाँ पर FD ये जो है ये ड्रैग फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, V वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तो बनाया है स्टोक्स लॉ से निकलता है ये फार्मूला, इसी से हम विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला निकालते हैं, और वो होता है FD/6 पाई RV, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला है, और यहीं से हमारे पास एक और ये आता है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, इसका यूनिट वो है पास्कल सेकंड। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट, लेकिन इसका एक और यूनिट भी है पॉइज। अब पॉइज का और पास्कल सेकंड का रिलेशन क्या है कि 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइज। इस तरह जो आपके ये पास्कल सेकंड और पॉइज है ये रिलेटेड है। अच्छा, इसमें बच्चों को अक्सर मिक्स हो जाता है कि पास्कल सेकंड से ऐसा ही है या पॉइज। इस बात को याद रखना क्योंकि अक्सर इसका MCQ आ भी चुका है एक दफ़ा पहले, तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि पॉइज उसका ऐसे यूनिट सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसका ऐसा यूनिट है पास्कल सेकंड। अब ये तो हमने कुछ बात की, इसमें एक और बात आती है। अच्छा जी, हम अभी बात कर रहे थे यहीं पर ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ की, इसी से रिलेटेड एक और बात आती है कि मैंने आपके लिए ये बात लिखी थी कि लो स्पीड पर इसका ये लो स्पीड के लिए सिर्फ काम कर सकता है। अब ड्रैग फोर्स इधर से आप निकालते हैं तो है FD इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसा ही है। अब ये है लो स्पीड के लिए, लेकिन अगर स्पीड हो जाए हाई, फॉर हाई स्पीड, तो फिर फॉर्मूला, फिर थोड़ा इसका जो रिलेशन है ना वो डायरेक्ट नहीं रहता, फिर ये हो जाता है FD इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ये आपकी हमारी बुक में नहीं है, ना फेडरल में है ना पंजाब में, ये A लेवल्स की बुक का है, तो इसलिए, लेकिन चूँकि एक दफ़ा पहले पूछा जा चुका है तो इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि हाई स्पीड पर उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब हम ये तो हमने बात की कुछ। अच्छा, इसमें जो ईटा है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पे, एक तो कि फ्लूइड किस किस्म का है, जिस तरह हमने अभी बात की कि फ्लूइड या तो वो हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला हो या लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला हो, एक तो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है फ्लो रेट पे। इन दो चीज़ों पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है। अब
ये तो हमने बात देख ली। अब हम इसी से आगे आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ है? कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग थ्रू आ रेजिस्टिव फ्लूइड मीडियम या रेजिस्टिव मीडियम। ठीक है, क्या चीज़ है? टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी कुछ टर्मिनल वेलोसिटी की क्या चीज़ है? कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन आप लोगों को सबको पता है, उस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। ओह सॉरी, एक तो हाथ से छूट गया। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और दूसरा है कि ये मैक्सिमम होती है। अब ये इसका बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि जब एक बॉडी गिर रही है किसी रेजिस्टिव मीडियम से, तो उसको ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। अब और लेकिन जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पीछे हमने ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखा था कि 6 पाई ईटा RV, और हमने रिलेशन लिखा था कि ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो एयर की और जो रेजिस्टिव मीडियम है उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब एक ऐसा टाइम आएगा, अब ऐसी सूरत में नेट फोर्स फिर हो जाती है उस ऑब्जेक्ट पर वेट माइनस FD यानी ड्रैग फोर्स। अब एक ऐसा टाइम आएगा, अब चूँकि जो आपका उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो ये बढ़ती चली जा रही है, वेट तो उसका फिक्स रहेगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि वेट जो कि है mg वो इक्वल हो जाएगा ड्रैग फोर्स के 6 पाई ईटा RV। ये बढ़ के वेलोसिटी एक ऐसा टाइम आएगा कि वेट के इक्वल हो जाएगी। ऐसी सूरत में उस पर नेट फोर्स कोई नहीं एक्ट करेगी। अब जब नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो वो रहेगी कांस्टेंट, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी बॉडी नहीं अटेन करती। अब इसी से हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं mg/6 पाई ईटा R। अब एक तो ये फार्मूला है और हमने एक और भी इसका फार्मूला पढ़ रखा है, Vt = 2 ρ g R स्क्वायर ओवर 9 ईटा। अब ये आता कैसे है? ये आप सबको पता है, हम इसमें मैस को लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह फिर हम डालते हैं 4/3 पाई R³ क्योंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ को मैथ्स की जगह इधर डालते हैं तो ये कैलकुलेशन वगैरह के बाद ये फार्मूला बनता है हमारे पास। अब इसमें अक्सर बच्चों को मसला ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी का इसके साथ रिलेशन क्या है, ये जो रेडियस है और रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है R के साथ। तो ऐसे में केस क्या होता है? एक होता है फॉर कांस्टेंट डेंसिटी। एक केस है कि आपकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। अब अक्सर क्वेश्चन में वहाँ पर लिखा नहीं आएगा कि डेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन आपने उससे खुद अंदाज़ा लगाना है कि डेंसिटी कांस्टेंट का क्या, यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट है या नहीं। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि मटेरियल की जो नेचर है वो सेम होगी, यानी एक ही मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी वाटर के 2-3 ड्रॉपलेट्स हैं तो असल में एक ही मटेरियल, उनकी डेंसिटी सेम ही होगी। तो इसलिए जब सेम टाइप ऑफ मटेरियल हो तो कांस्टेंट डेंसिटी का फार्मूला, और उसमें फिर ये रिलेशन आता है कि Vt = to R²। और इसी की बजाय जब हम बात करते हैं फॉर कांस्टेंट मैस, अब कांस्टेंट मैस जब कहते हैं तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी एक मेटल बॉल हो सकती है और एक दूसरी बॉल हो सकती है प्लास्टिक की या कोई भी चीज़, उनमें लेकिन उनका मैस सेम होगा, उधर उसने बताया होगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे बट दे विल हैव सेम मैस, और इसमें ऑब्जेक्ट सेम होंगे, उनकी डेंसिटी सेम होगी। अब ये जो है इस सूरत में वेलोसिटी का रिलेशन है रेडियस के साथ इन्वर्स। तो आपने जब भी क्वेश्चन आए गौर से आंखें दिमाग खोल के फिर देख के सॉल्व करने, ऐसे अंधाधुंध नहीं सॉल्व करना। और सेम डेंसिटी में वेलोसिटी का मैस के साथ रिलेशन बनता है V = m2/3। ये आपके पास
रिलेशन बनते हैं फॉर सेम डेंसिटी के लिए मैस के साथ रिलेशन वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें ना एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है और कोल्सिंग ऑफ वाटर का केस आता है, कोल्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये ना थोड़ा नया लफ्ज़ आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोले, लेकिन आप लोग ये पहले पढ़ भी चुके हैं। आप लोगों को याद है फेडरल वालों को कि हमारा पहला इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का पहला न्यूमेरिकल था फेडरल बोर्ड में, जो केपीके की बुक थी पुरानी, उसके अंदर था कि जब एक वाटर ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी इतनी है, जब 8 वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे या 4 वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे तो उनकी फिर मिलने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। उसी को हम कहते हैं कोल्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं, कोल्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो है कोल्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, असल में कोल्सिंग इसलिए ये नया लफ्ज़, या ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फ्लेक्स मारना चाह रहा हूँ कोई मुश्किल लफ्ज़ बोल के कि भाई मैं अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलता हूँ। असल में ये लफ्ज़ इसलिए स्पेशली बोला है कि एक एग्ज़ाम में, नास्ट के एग्ज़ाम में एक दफ़ा पहले इस तरह कोल्सिंग का लफ्ज़ क्वेश्चन के अंदर आया था और सारे हो गए थे कंफ्यूज कि ये क्या बला आ गई है। कोल्सिंग होता है कि जब दो चीज़ें या डिफरेंट चीज़ें मिलकर एक होल बनाती हैं, यानी दो चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाएं तो उसे कहते हैं कोल्सिंग। तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स अलग-अलग होंगे, मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे तो वो भी कोल्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कहलाता है। अब इसके लिए, उसमें तो आपने बड़ा लंबा वो थोड़ा क्वेश्चन था, हम यहाँ पर उसके लिए एक फार्मूला सा लिखेंगे, एक ट्रिक ही है। अब वो है वी टी प्राइम इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू वी टी। अब इसमें ये जो वी टी है, ये सिंगल, ये है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप, और ये जो है ये है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉपलेट, जो सब के मिलने के बाद जो बने। ये केस ज़रूरी करना है क्योंकि, और ये n जो है, ये n है कि कितने ड्रॉपलेट्स मिल के बन रहे हैं, यानी अगर आपके पास 8 ड्रॉपलेट्स आते हैं, या ये है नंबर ऑफ़ ड्रॉपलेट्स, यानी अगर आपके पास एक ऐसा केस आता है कि वाटर ड्रॉपलेट की वी टी है 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और आपके पास इधर हम कहते हैं कि 8 वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मिले हैं, यानी 8 वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, तो वो कहता है कि जब 8 वाटर ड्रॉपलेट्स सबकी 0.1 मीटर पर सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी है इंडिविजुअली, तो जब वो मिलते हैं तो जो बड़ा ड्रॉपलेट आएगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या आएगा, 8 है, ये हमारे पास 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ मैं 8 को, यहाँ पर 2 की पावर 3 2/3 पावर में और साथ 0.1, अब 3 कटेगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 0.1 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास उस बड़े ड्रॉपलेट की वैल्यू आएगी। इस तरह ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है इसका। अब इसके अलावा फिर हम अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसमें कॉन्टीन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे अभी, और फिर आगे बर्नौली प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस की। अब जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है वो क्या बोलती है जी, हमें यहाँ पर, या बल्कि फ्लूइड फ्लो से पहले बात करते हैं, क्योंकि फ्लूइड फ्लो की पहले बात करेंगे तो फिर उसमें आएगा। नाम से पता चलता है फ्लूइड फ्लो के जब कोई भी फ्लूइड मूव करेगा तो उसका 2 तरह की इसकी किस्में, एक है स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो, और एक फ्लो है टर्बुलेंट या इर्रेगुलर। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, लो वेलोसिटी जब हो, लो स्पीड होती है तो तब होता है लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है, असल में आप लोग, या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी इसे कहते हैं। अब पहली बात तो ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई भी वो जो लिक्विड के फ्लूइड है जो भी, वो जो मूव करता है, अब एक पाथ से वो मूव कर रहे हैं, जब वो एक पाथ से, जिस पाथ से वो मूव कर रहे हैं उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन।
ठीक है। अब ये डिफरेंट जो लाइंस बना रहा हूँ ये सारी डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस हैं। अब इन डिफरेंट पाथ्स को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। लेमिनार फ्लो कब होता है, वो कहता है कि इस स्ट्रीमलाइन पाथ पर एक ऐसा पॉइंट आए कि एक जो मॉलिक्यूल है या एक जो है वो उसमें से मूव करता है और दूसरा जो उसके पीछे मॉलिक्यूल्स वगैरह आ रहे हैं फ्लूइड के, वो सारे के सारे उसी सेम पॉइंट से मूव करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सारे इस पॉइंट से मूव करेंगे सारे के सारे, तो वो एक लाइन में जाएंगे। जब सारे एक लाइन में जाएंगे तो उसे कहेंगे हम लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसमें अंदर एक और भी होता है कि जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, दे नेवर टच ईच अदर इन लेमिनार फ्लो, सही है। अब और ये सिर्फ मुमकिन है लो स्पीड पर। अगर स्पीड हो जाए ज़्यादा फ्लूइड की तो फिर कोई सीन नहीं है, फिर ये नहीं हो सकता। और स्पीड ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जो लेमिनार फ्लो है वो लेमिनार नहीं रहता, फिर ना इर्रेगुलर फ्लो हो जाता है। फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी हैं वो एक ही पॉइंट से नहीं गुजरेंगे, वो डिफरेंट इधर उधर से चले जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिगरेट। जब धुआं निकलता है, जल रहा होता है सिगरेट, आप कभी गौर कीजिएगा कि सिगरेट जब जलता है तो उसके जो बर्निंग एंड है उसमें से धुआं निकलता है। बिल्कुल जब वो निकल रहा होता है धुआं शुरू में बिल्कुल सिगरेट के पास, तो देखिएगा कि बिल्कुल जो उसका धुआं उठ रहा है वो बिल्कुल सीधा उठ रहा है, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन जब आप देखो थोड़ी देर उस धुएं को नोट करते जाओ, शुरू में स्मूथ है, ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा ऐसे अजीब सा हो जाता है, गिचमिच टाइप सा हो जाता है, ठीक है ना, या बड़ा अजीब सा। अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, वो हो जाता है क्योंकि शुरू में इसकी स्पीड होती है कम, तो वो होता है लेमिनार। जब ऊपर उठता है स्पीड हो जाती है ज़्यादा, तो उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है और इसलिए वो एक सीध में नहीं रहता, फिर इर्रेगुलर फ्लो हो जाता है। और ये एग्जांपल आप अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सिगरेट के धुएं से इसको पता कर सकते हैं, उसका आपको पता चल सकता है, ठीक है। अब इसमें ना एक होता है अच्छा, हम यहाँ पर आगे ना जो भी हम पढ़ने लगे ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह, उसके लिए मैं फ्लूइड की 3 कंडीशंस लिखने लगा हूँ आइडियल फ्लूइड की, क्योंकि इन कंडीशन को फॉलो करेगा तो फिर ही वो आगे हम उसके बारे में मतलब उसको हम आगे इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हैं, या उससे हम फ्लूइड के फ़्लो के बारे में पता कर सकते हैं, या फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इस वजह से इसको आइडियल इसलिए कर रहे हैं, असल में जो प्रैक्टिकल है फ्लूइड डायनामिक्स वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसको इस लेवल पे तो कर ही नहीं सकते आपस में। तो अब उसको आसानी करने के लिए और थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए फ्लूइड डायनामिक्स का हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, और उन एजम्पशन के लिए हम लेते हैं आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो है कि जो फ्लूइड है वो हो नॉन विस्कस, नॉन विस्कस जिसके अंदर फ्रिक्शन, वो मैंने आपको बताया जिसकी विस्कोसिटी ना हो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, और दुनिया में कोई ऐसा फ्लूइड है ही नहीं, इसीलिए कहा है आइडियल फ्लूइड। आइडियल कोई भी चीज़ आइडियल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि फ्लूइड हो इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। असल में इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस करना किसी चीज़ को दबा देना, इनकम्प्रेसिबल जो दब ना सके। अब जब वो दब नहीं सकेगा तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ सकेगा, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो उसकी डेंसिटी रहेगी सेम डेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इनकम्प्रेसिबल। और तीसरी है कि फ्लूइड मोशन स्टेडी मोशन हो। स्टेडी मोशन ये लेमिनार फ्लो को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 3 कंडीशन हम आगे जब भी फ्लूइड की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वो हमेशा हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हुए ही उसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर अब हम आते हैं, तो ये हमारे पास पहले आती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इस चैप्टर में हम 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर ना चलेंगे, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर, ठीक है। कौन सा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान से याद रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस,
ठीक हो गया। ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डिपेंड किस पे करती है या किस चीज़ को फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है A1V1 इक्वल्स टू A2V2। अब इसमें A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, V है वेलोसिटी। अब या तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, AV इक्वल्स टू V/T या डेल्टा V बाय डेल्टा T लिख लो, जिस तरह मर्जी आपकी आए। अब इसमें ये V वेलोसिटी और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब असल में होता क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग दैट एरिया इज़ फिक्स्ड या कांस्टेंट, और या उसी के बजाय और इसे एक और भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी एट अलोंग दैट पॉइंट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट या फ्लो रेट। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहा जा सकता है या सिर्फ फ्लो रेट भी कहा जा सकता है। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख रहे हैं, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि A1 इसको हम लिख सकते हैं रो AV इक्वल्स टू M/T। ये इसलिए फॉर्म लिखवाई है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगी। पेपर के अंदर इस न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह की वो आपको मैथ्स बाय वो दे सकता है, मैथ्स का फ्लो रेट देगा इस तरह, तो वो मैथ्स के हिसाब से कि इतने टाइम में इतना मैथ्स अगर उसमें से जा रहा है तो वो फिर आपने इस फॉर्म को यूज़ करना है। अभी आई कैसे है, हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो वॉल्यूम आता है मैस ओवर डेंसिटी। जब हम इसके अंदर डालते हैं तो ये होता है AV इक्वल्स टू मैस ओवर रो इंटू डेल्टा T। अब यहाँ से रो को इधर ले जाओ तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाती है। इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता कहाँ पे? जब हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पर तो नहीं करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को याद हो अगर, तो हम एक ऐसा पॉइंट आता है वहाँ लिखते हैं कि M1 इक्वल्स टू M2। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करते हुए लिखते हैं कि इस पॉइंट पर लोअर एंड पर भी मास सेम है, अपर एंड पर भी मास सेम है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करता है। अब ये तो हमने बात की, और इसी से एक और रिलेटेड साइड बॉक्स भी है पंजाब का, और इससे MCQ भी बनता है कि जब टैप वाटर है, जो टूटी में से पानी निकलता है, तो आप गौर करो बिल्कुल जो टैप के स्टार्टिंग में है वहाँ पर वाटर की जो विड्थ सी हो रही होगी ना, जो पानी आ रहा है नीचे, वो होगी ज़्यादा। किस वजह से? चूँकि शुरू में उसकी होगी वेलोसिटी कम, शुरू में बिल्कुल जब वो टूटी से निकल रहा है पानी, वेलोसिटी होगी कम, एरिया होगा ज़्यादा। तो शुरू में आपको यानी आपको ना ऐसे देखने को मिलेगा, थोड़ा ऐसे शुरू में। अब ये ऊपर टैप है, अब जिस तरह भी टैप समझो, ठीक है ना, समझो ये टैप ही है, नलका सा है, इसमें से पानी निकल रहा है। अब शुरू में वेलोसिटी थोड़ी है, इसको फॉलो करते हुए क्योंकि कांस्टेंट रखना है, एरिया होगा ज़्यादा। नीचे जाते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करती जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए एरिया कम होगा, और नीचे जाते जाते वो कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह सुकड़ता चला जाता है, एरिया कम होता जाता है। ये एग्जाम के अंदर भी आता है, और पंजाब की बुक है साइड वो भी है, साइड बॉक्स भी है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इसके अलावा अब हम आते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने देख ली, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। अब इसके अलावा अब हम आ रहे हैं आगे, इसकी बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन की सिंपली पहले तो, और मैंने आपको बात की थी कि हम इस चैप्टर में दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें बर्नौली वो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो तो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। बर्नौली इक्वेशन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और ये भी इसकी डेरिवेशन के बीच में हम इसका इस्तेमाल करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी याद कि किस तरह करते थे, या क्या, बस ये याद रखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। इक्वेशन या इसकी डायरेक्ट में जो इक्वेशन होती है वो लिखने लगा हूँ, P1 प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH इक्वल्स टू, ये रो GH1 V1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2²
प्लस ρgh2। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, या इसी को हम लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ ρv² प्लस ρgh इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक बात इससे रिलेटेड ना, इस सबसे पहला तो इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि इक्वेशन आता है, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेशर। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, एक ऑप्शन में P लिखा होगा ये वाला, एक में ये लिखा होगा, एक में ये लिखा होगा, और तीसरा आखिरी होगा ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना कि ये सारे के सारे प्रेशर ही हैं, ये सब के सब प्रेशर हैं। अब पहली बात तो ये, क्यों हमेशा याद रखो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट वही चीज़ें हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। अब प्रेशर, अगर ये प्रेशर ना हो तो इनकी डायमेंशन ही सेम नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में इसलिए एक तो ये है कि वो अगर इस तरह ऐड ही ना होती हैं, अगर ये प्रेशर ना होती। दूसरी बात ये कि ये जो है ये है स्टैटिक प्रेशर, ये है डायनेमिक प्रेशर, और ये जो है इसे आप डेप्थ प्रेशर भी कह सकते हो या हेड प्रेशर भी कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी अपनी। तो ये तीनों एक प्रेशर ही हैं। और इसी के अंदर हम एक और भी चीज़ लिखते हैं कि जो फ्लूइड है इसकी 3 तरह की एनर्जी होती है। इसमें जो आपके पास ये है P, सिर्फ ये होता है प्रेशर एनर्जी, इसको हम कह सकते हैं। ये कौन सी एनर्जी है, ये है प्रेशर एनर्जी, या इसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके अलावा ये जो आपके पास आता है दूसरे पर हाफ ρv², ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और जो आपके पास ये लास्ट में आता है ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बस इस चीज़ को याद रखना, ज़्यादा इसमें से कुछ वो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी नई बात आ गई है। अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। इसकी एप्लीकेशंस में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। 3 चीज़ें हैं बेसिकली। तो पहले नंबर पर हम बात करने लगे हैं टॉरिसेली। अच्छा, एक बात याद रखनी, बर्नौली इक्वेशन की जो हम बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं ना, बर्नौली इक्वेशन में हम प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट तीनों को रिलेट करते हैं। अगर आपको अभी इक्वेशन लिखी याद तो उसमें P भी था, V वाला भी था और हाइट वाला भी था, तो इसमें हम इन तीनों को रिलेट करते हैं। अब जो इसकी आगे एप्लीकेशंस है ना, उसमें हम इन तीनों में से दो चीज़ों को रिलेट करवाएंगे। एक आएगा टॉरिसेली थ्योरम, अभी हम पढ़ते हैं। अब टॉरिसेली थ्योरम क्या चीज़ है, इसकी हम लिखते हैं इक्वेशन। डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, पढ़ रखी है पहले साहब ने। v = √2gh1 - h2। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरह करके हमने डायग्राम पढ़ी थी ऐसे उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, और इधर हमारा वाटर लेवल या कोई भी था और यहाँ से निकल रहा था फ्लूइड। तो हमने कहा था कि इसकी इधर एरिया A1 है, इधर V1 है और इधर P1 प्रेशर है, इधर एरिया A2, इधर V2 और प्रेशर P2 है। ठीक है, ये टोटल हाइट h है, ये जो है ये क्या है, ये हाइट हमारे पास आती है h2, और ये फिर क्या बनती है h1 - h2। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जहन में आ रहा हो कोई बात, तो हमने इस तरह करके एक डेरिवेशन की थी, और असल में हमने किया तो क्या था कि यहाँ ये जो ओरिफाइस है, अच्छा अक्सर पेपर में लफ्ज़ आता है ओरिफाइस, ओरिफाइस होल को ही कहते हैं, सुराख को कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। अब याद हो तो हमने इसके अंदर डेरिवेशन ये की थी कि इसकी जो यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है बाहर, इसकी निकाली थी वेलोसिटी, और वो फार्मूला था ये। अब इसको हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी कहते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब इसकी डेरिवेशन के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हम अभी उसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, वो आगे आएगा, मतलब आएगा तो नहीं, वैसे आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। थ्योरी आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि डेरिवेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
फार्मूले की बात करते हैं। अब इसके अंदर पहली तो ये टॉरिसेली थ्योरम कहता क्या है, वो कहता है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज़ इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड। जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है उसने जो वेलोसिटी गेन की है इस फ्लूइड ने, उसको हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स ही कहते हैं। वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हुआ क्या है, यहाँ पर हमने बनाया सुराख, अब वाटर लेवल या जो भी फ्लूइड है उसका लेवल ऊपर है, अब वो वहाँ से नीचे गिर रहा है, अब वो इतनी डिस्टेंस h1 माइनस h2 को कवर करके गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इस वजह से जो उसने गिरते गिरते वेलोसिटी गेन की है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और उसका फार्मूला ये है। और ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़हन में कोई बात आ रही हो तो इस तरह का हमने उसमें चैप्टर 4 में भी बात की थी काइनेटिक में और पोटेंशियल एनर्जी में, कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की जब बात की थी हमने, तो उसके अंदर भी इस तरह का फार्मूला आपको मैंने एक बताया था। तो ये भी वही चीज़ है कि शुरू में वो लूज़ करके पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। अब देखें ये तो, अब इसके अंदर एक और बात मैंने आपको कहा था, बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम तीन को चीज़ों को रिलेट करते हैं, प्रेशर, वेलोसिटी और इसको क्या कहते हैं, प्रेशर, वेलोसिटी और आपके पास आता है हाइट को। अब यहाँ पर जो इस इक्वेशन है इसके अंदर टॉरिसेली थ्योरम, और मैंने कहा था जो इसकी है ना एप्लीकेशन बर्नौली की, उसमें हम दो चीज़ों को लेंगे। तो टॉरिसेली में हम किन को लेते हैं, वेलोसिटी और हाइट को, इनके दरमियान के रिलेशन की बात करते हैं। जब हम अब आगे आते हैं हमारे पास एक और आता है कि रिलेशन बिटवीन, अब अगला देखते हैं स्पीड। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और बात पहले बता दूं, रेंज ऑफ एफ्लक्स भी आता है कभी कभी क्वेश्चन। स्पीड ऑफ एफ्लक्स तो ठीक है, रेंज ऑफ एफ्लक्स भी आता है, तो कि जो वाटर या फ्लूइड निकल रहा है वो कितनी रेंज कवर करेगा, कितना दूर जाके गिरेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है वो फार्मूला है 2 × h × डेप्थ। ये हमारे पास फार्मूला है रेंज का, ठीक है ना। और अगर मिसाल के तौर पर होगा क्या, अब यहाँ पर देखो इसमें h × डेप्थ क्या चीज़ है, इसमें ये वाला h नहीं है, ये छोड़ दो, इसमें ये h है और ये डेप्थ है, ये जो चीज़ है ये डेप्थ है और ये h है, ठीक है ना। वो वाला h नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो नहीं डाल देना। अब इसमें क्या चीज़ आएगी, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इसका एक क्वेश्चन सेट करा देता हूँ सॉरी, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ओरिफाइस है, अब इसमें ना हम इसकी जगह इधर लिख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, ठीक है। अब ये डेप्थ है और ये h है, वाटर लेवल, तो टोटल इसका 10 मीटर है। और हम अब मैक्सिमम जो आएगा ना ये रेंज वो कब निकलेगी, 2√, मैक्सिमम आती है जब डेप्थ हाइट के इक्वल हो जाए, यानी ओरिफाइस अगर ये 10 मीटर है तो ओरिफाइस 5 मीटर की बुलंदी पर हो। जब वो 5 पर होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा मैक्सिमम, और वो होगा 5 का स्क्वायर रूट से कटेगा तो ये आएगा 10 मीटर ही आएगा। अब देखो आप ना, हम अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि मैक्सिमम कैसे आया 5 पे, हमने 10 लिया है, क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि 10 × 1, एक हो सकता है कि 9 × 2, ठीक, या सॉरी 9 × 1 हो गए, मैंने बड़ी गलती कर दी, 9 × 1, एक होगा 8 × 2, एक होगा 7 × 3, एक होगा 6 × 4 और फिर एक होगा 5 × 5। अब देखो ये केसेस बन सकते हैं, 9 1s are 9, स्क्वायर रूट में 9 आएगा, वैल्यू छोटी है, स्क्वायर रूट 9 आया, इससे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 16, इससे क्या आया, स्क्वायर रूट 21, इससे क्या आया, स्क्वायर रूट 24,
और इससे क्या आया स्क्वायर रूट 25। अब जब आप दोबारा नीचे जाएंगे तो वो 4 × 6 हो जाएगा, तो वो वही चीज़ आ जाएगी। तो मैक्सिमम कब आता है? जब हाइट और डेप्थ इक्वल हो। तो रेंज और एफ्लेक्स का जो फार्मूला है वही आता है। इसके लिए ना, क्योंकि को पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था एक दफ़ा, तो इसलिए ये आपको फार्मूला लिखवा दिया है। अब इसको गौर से वहाँ पर देख के करना। गलती भाई बराए मेहरबानी ये गलती ना करना, पूरी हाइट एच बार ना डाल देना, वो उतनी ये एच है और वो डेप्थ है, इस तरह हमने उसको देखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे जो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बर्नौली प्रिंसिपल का जो हमारे पास इक्वेजन तो खैर ख़ास कोई नहीं, इसमें ये बनती है कि पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। ये इक्वेशन बस मैंने आपको लिखवाई। इसमें हम क्या करेंगे? प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान का रिलेशन निकालते हैं। अब जो हमने पढ़ा है, आपने याद हो अगर, तो इसके लिए हमने कुछ ऐसी डायग्राम पढ़ी थी, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ डायग्राम पढ़ी थी। अब ये थोड़ी सी ठीक है, बस जैसे भी है डायग्राम गुजारा करो। ये पॉइंट है ए और ये है बी। अब असल में एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें तो यही है कि उसमें ना बुक में जब आप देखेंगे पंजाब की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसने इसकी वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेशन की है। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन एक इससे ये निकलता है कि जहाँ पर स्पीड होती है हाई, वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर इज़ लो एंड वाइस वर्सा। हमें सिर्फ इससे गर्ज है, इस मेन बात से, सिर्फ और सिर्फ इस मेन बात से गर्ज है, पीछे हमें उससे गर्ज नहीं, क्योंकि इसी की बिना पर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो एक बात बताऊं, जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस, ये स्ट्रीम लाइंस है ना मैंने बनाई, जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस हो पास, इधर पास है तो उधर उनकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा। वे स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज, क्या चीज़ है? जहाँ पर स्ट्रीम लाइन क्लोज है वहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर होगा कम, और जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और वेलोसिटी होगी कम। अब इसी को जहन में रखते हुए हमने, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो इस तरह बने होते हैं कि उसके जो टॉप पर है, जो विंग की टॉप साइड है, वहाँ पर जो स्ट्रीम लाइंस हों वो हों क्लोज। जब वो क्लोज होंगी ऊपर उनकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर होगा कम। अब एरोप्लेन के विंग के टॉप पे प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी चीज़, तो वो एरोप्लेन को नीचे से थ्रस्ट मिलेगा और एरोप्लेन उड़ेगा। इस वजह से इसी बेस पर आगे आपके पास वो जो फार्मूला 1 की कार्स हैं वो भी इसी को दिमाग में रख के बनाई जाती हैं। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। या जब हम हार्ड बॉल से जब क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड बॉल मेन जो है, जब हम हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल को अक्सर देखा होगा कि एक साइड को शाइन करते हैं, एक साइड को रफ़। वो इसी वजह से करते हैं कि जो उनके साइड्स हैं वहाँ पर जो एयर का है, ये एक साइड को रफ़ बनाया जाए, एक साइड को स्मूथ बनाया जाए, ताकि स्ट्रीम लाइंस एक साइड पे ज़्यादा हो, एक साइड पे कम हो, और इनके दरमियान जब वेलोसिटी और प्रेशर का थोड़ा चेंज आएगा तो बॉल मूव करती है। ठीक है, इस वजह से उसका इस्तेमाल होता है। ये था हमारे पास प्रेशर और स्पीड के दरमियान की बात। अब इसी से रिलेटेड हमारे, अच्छा एक मैं बात बताना वेंचरीमीटर में भूल गया, वेंचरी रिलेशन में भूल गया था, तो वो बल्कि सॉरी वो आगे आना है, गलती से मैंने कह दिया भूल गया, वो आगे आना है बल्कि सॉरी। अच्छा इसमें हम एक बात करते हैं अभी वेंचरी रिलेशन की। अच्छा इसमें हमने क्या बात की है? प्रेशर और स्पीड के बारे में रिलेट किया है। अब आखिरी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो आती है वो हमारे पास है वेंचरी रिलेशन।
अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो हमने टॉरिसेली में किसको रिलेट किया था, वेलोसिटी और हाइट को, दूसरे में हमने किसको रिलेट किया, प्रेशर और वेलोसिटी को, और अब हम तीसरे में किसको रिलेट करेंगे, प्रेशर और उसको, अच्छा सॉरी हाँ अब हम वेंचुरी रिलेशन की बात करेंगे। इसके अंदर वेंचुरी रिलेशन में क्या होता है कि इसके लिए भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है इक्वेशन इसकी आती है, मैं डायरेक्ट जो मेन इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वेयर। अब इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे उसके अंदर इसका लिखा हुआ है सारा। अब असल में जो यहाँ पर वेंचुरी रिलेशन है, इस रिलेशन के ज़रिए हम ये वेलोसिटी निकालते हैं। अब इससे क्या होगा, लिक्विड फ्लो जो है कि लिक्विड किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो इस वेंचुरी रिलेशन की मदद से इस्तेमाल होता है। क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, लिक्विड किस मदद से फ्लो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो हम वेंचुरी रिलेशन के ज़रिए निकालते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको ये वाली इक्वेशन लिखवाई है किस वजह से, क्योंकि असल में तो इक्वेशन इसकी दूसरी बनती है, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 का स्क्वेयर। ये असल में जो पहले मैंने लिखी है उसके लिए प्रेशर और वेलोसिटी का जो रिलेशन बनाया था उसी से ये इक्वेशन बनाई है, बस उसमें P2 को इधर ले गया और हाफ रो V1 स्क्वेयर को दूसरी साइड पे ले गए, तो यहाँ से रिलेशन वेंचुरी रिलेशन बनता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है कि लिक्विड का जो फ्लो है उसकी हम स्पीड मेजर करते हैं, और ये कैसे मेजर की जाती है, एक डिवाइस यूज़ की जाती है वेंचुरी मीटर। इस बात को ज़हन में रखना है, डिवाइस का नाम है वेंचुरी मीटर, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल करते हुए उसकी लिक्विड फ्लो की स्पीड को मेजर करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अब आता है एंड पे ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो जो है असल में तो ये सारी थ्योरी है, इसमें कोई चीज़ ऐसी हैवी बात नहीं है ब्लड फ्लो में, या आप लोगों ने ख़ुद इसको वैसे थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपने उसके अंदर वो देखना है। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है कि 120 to 80 हम कहते हैं वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, 120-80 वाला नॉर्मल है, असल में 75 to 80 होता है। ये जो 120 है ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। 120 कौन सा है, सॉरी 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, हाँ जी हाई वाला है सिस्टोलिक, और ये है डायस्टोलिक, ये टॉर में है। 120 टॉर तो 180 टॉर की बात हो रही है, टॉर या mmHg एक ही चीज़ है, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है ना। अब ये तो देखो जी हमने इसके बारे में बात की। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, ये जो है ये एब्सोलूट प्रेशर नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120, डायस्टोलिक प्रेशर होता है 75 to 80, मगर एब्सोलूट जो है ये बाद में हम सॉल्व वगैरह करने के बाद आता है, असल में मतलब उनको तो रिलेट करने के बाद आता है। एब्सोलूट सिस्टोलिक जो प्रेशर है, एब्सोलूट जो वैसे है एग्जैक्ट, वो होता है आपके पास आता है 880 टॉर, और जो आपके पास डायस्टोलिक का एब्सोलूट आता है वो आपके पास होता है 820 टॉर एब्सोलूट प्रेशर, ठीक है ना। अब ये तो हमने बात कर ली। यहाँ पर ब्लड में ना, इसमें मैं एक कुछ बातें आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। एक तो है कि स्फिग्मोमैनोमीटर इस्तेमाल होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर डिवाइस यूज़ होती है किसके लिए, ये डिवाइस होती है यूज़ ब्लड प्रेशर को, डायनेमिकली ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब असल में होता क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर वही है वो जो आप लोगों ने डॉक्टर के पास देखा होगा ना। एक तो अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए, एक दूसरा होता है जिसको पंप से हम वो चेक करते हैं। अब असल में मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता कैसे, वैसे आप लोगों ने थ्योरीज की ज़रूर खुद पढ़नी है। अब इसमें देखो कि आम तौर पर ना ब्लड जो है वो तो ब्लड भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है,
ठीक है, और जिसकी डेंसिटी तकरीबन वाटर की डेंसिटी के बराबर ही होती है। लेकिन इसमें जब रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन 50% के पास हो और वो हाई कंसंट्रेशन होती है, तो फिर आपके जो ब्लड है उसकी ना विस्कोसिटी 3 से 5 टाइम्स बढ़ जाती है वाटर की विस्कोसिटी के से आप रिलेट करते हैं जब। अब इसमें क्या होता है, अब जब चूँकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी ना वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इतना होता है कि आपकी वेसल्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड हों, ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा, यानी वेसल्स फूली होती हैं। अब इसमें होगा क्या कि इसका मतलब है कि जब वेसल्स फूली होंगी, आपकी जो हमारी रगें हैं, रगें रिजिड नहीं है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, एक्सपैंड भी कर सकती हैं। जिस तरह एक वाटर का पाइप होता है, आप उसको दबा भी सकते हैं, आप उसको खोल भी सकते हैं। अब इसी तरह हमारी रगें भी हैं बॉडी में। अब होगा क्या, आम तौर पर भी वाटर ब्लड का वॉल्यूम इतना होता है कि जो रगें हैं वो एक्सपैंड भी करें, ठीक है, यानी वो फूल भी रहती हैं, इन्फ्लेटेड रहती हैं। अब होगा क्या, ऐसी सूरत में क्योंकि रगों पर टेंशन होगी, उधर टेंशन प्रोड्यूस होगी। जब टेंशन प्रोड्यूस होगी तो उससे जो आपका ब्लड प्रेशर है, यानी जो प्रेशर इनसाइड है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। अब ये तो हमने बात की। अब इससे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर, फिर हम इसी चीज़ का ना इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने में। होता क्या है कि हम आप लोगों को पता ही है कि हम एक वो बैग सा बांधते हैं, क्लोथ यहाँ पर आता है, इन्फ्लेटेबल बैग को बाजू पर बांधते हैं, फिर उसको हम आगे वो एयर वो करते हैं प्रेशर और वॉल्व वगैरह से, आपने देखा होगा पंप का। अब हम असल में करते क्या हैं, हम ना पहले प्रेशर बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। हो क्या रहा होता है पीछे जो मैकेनिज़्म है, पहले हम बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो जो आपके बाजू पर इन्फ्लेटेबल बैग लगा हुआ है वो होगा बहुत, वो ना आपके बाजू पर प्रेशर बढ़ाएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने ब्लड प्रेशर चेक कराया तो उसे पता होगा कि पहले ना आपका बाजू एकदम बड़ा टाइट सा फील करता है, तो वो प्रेशर बढ़ रहा होता है। ऐसी सूरत में इतना प्रेशर बढ़ता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर से बड़ा हो जाता है। जब सिस्टोलिक प्रेशर से भी वो बड़ा हो जाएगा तो वो जो रगें हैं हमारी वो उनको कम्प्लीटली बंद कर देगा, यानी ब्लड फ्लो रोक देगा। अब ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो रुकेगा, फिर हम क्या करते हैं, हल्का सा ना उसको प्रेशर को कम करना शुरू करते हैं। जब प्रेशर कम होता है तो बैग जो है, बैग का प्रेशर कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है और वो जो फ्लो है ब्लड का वो शुरू हो गया। अब इसमें जो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया होता है उसको उस टाइम पर जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, हम पहले इसको बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को सिस्टोलिक से भी बढ़ाते हैं, फिर बाद में जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम करना शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। वो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को पता चलता है और यूँ आप सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि हम उसको और लूज़ करते जाते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर और कम करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसा टाइम आता है कि फिर एक्सटर्नल प्रेशर डायास्टोलिक पर आ जाता है। जब वो डायास्टोलिक प्रेशर पर एक्सटर्नल प्रेशर पहुंच जाता है तो असल में सिस्टोलिक प्रेशर पर जब पहुंच जाता है उसके बाद एक गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है बॉडी के इसके अंदर, ये जो हमारी रगें हैं, गर्गलिंग साउंड जिस तरह एकदम पानी नहीं निकलता, हल्का सा आप देखो कि जिस तरह आप जब टैप वाटर खोलो तो उसके अंदर, या जब आप कोई मोटर चलाएं पानी पाइप के अंदर जो शुरू में आवाज़ आती है ना थोड़ी गर्गलिंग साउंड, उससे कहते हैं। शुरू में जब जैसे सिस्टोलिक प्रेशर के वो इक्वल आता है तो गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। उस टाइम जो आपका डॉक्टर है वो आप चेक कर लेगा कि इस टाइम ना प्रेशर क्या है आपका, अब वो होगा सिस्टोलिक। जब वो और प्रेशर कम करता जाता है गर्गलिंग साउंड आती जाती है, लेकिन जैसे डायास्टोलिक पर पहुंचता है वो गर्गलिंग साउंड हो जाती है बंद। अब जब वो गर्गलिंग साउंड बंद हो जाती है उसे पता चल जाता है कि डायास्टोलिक प्रेशर आ गया, यूँ वो स्पिग्मोमैनोमीटर से मेजर करता है। अब तो आजकल खैर इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं, आप बस लगाओ और वो थोड़ी देर बाद आपको उस पर आके स्क्रीन पे डायरेक्टली
एग्जैक्टली आपको वो बता देता है ब्लड प्रेशर। लेकिन असल में जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उससे हम इस तरह मेजर करते हैं। ये था जी हमारा आज का चैप्टर नंबर 6। कोई भी चीज़ मुश्किल लगी हो, समझ ना आई हो, कोशिश तो की एक्सप्लेन करने की, आप उसको अगर समझ नहीं आई बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कोशिश करेंगे कि आपको फौरी जवाब दें। यही था लेक्चर आज का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।